हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के डिजिटल टेस्ट सीरीज़ के अंदर में। आज हम करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4। ज्योग्राफी का ये टेस्ट होने वाला है। 8 बजे आप लोगों को जो टेस्ट है वो करने को दिया जाता है, सो दैट जो सुबह सुबह आप लोगों को टारगेट मिलते हैं वो आप पढ़ें। ज्योग्राफी हमारी चल रही है एज ए सब्जेक्ट, जिसको हम बहुत जल्दी जुलाई के महीने में ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ आप लोग अपने काम पे जुटे होंगे, क्योंकि मैं भी अपने काम पे लगी हुई हूँ। आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, समझा रही हूँ। खैर फिलहाल हम देखते हैं कि टेस्ट नंबर 4 जो है, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए है, उस पर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होती है, वैसे ही वहाँ पर भी जो पीपीटी है उसको अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ही @UPSC Sprinter 21 के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कमेंट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसी वीडियो के नीचे, उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको जो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। फिलहाल जल्दी से बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको क्या क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछ रहा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑन द अर्थ के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंडोजोनिक प्रोसेसेस इज मेनली जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो धरती के नीचे से कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ भी काम हो रहा है, प्रोसेस कोई चल रहा है, उसको करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो ज़्यादातर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से मिलती है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है माउंटेन बिल्डिंग इंडोजेनिक प्रोसेस एक्ट मच फास्टर देन माउंटेन डिस्ट्रॉइंग एक्सोजेनिक प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले तो एक्सोजेनिक शब्द को समझ लिए। एक्सो का मतलब होता है बाहरी, यानी बाहर से जो यहाँ पर माउंटेन्स को, पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसमें वेदरिंग वगैरह आप देखेंगे, इसमें केमिकल वेदरिंग होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, सन की वजह से, नदियों की वजह से, तो वो जो होती है उससे ज़्यादा फास्ट में जो माउंटेन है वो बनते हैं। बिल्डिंग प्रोसेस जो चल रहा है वो उससे ज़्यादा फास्ट होता है। अब आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। फिलहाल के लिए आप एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये होगा, सो दैट लास्ट में आपको अपना जो टोटल नंबर है वो पता चलता रहे। मैं अगर आंसर आपको इसका बताऊं तो आंसर जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर है स्टेटमेंट बी, यानी कि टू ओनली। वाई टू ओनली? क्योंकि देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसी वजह से हमें समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ ज़्यादा फास्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, अगर माउंटेन्स जो है वो ज़्यादा फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहे होते, तो आज वर्ल्ड के अंदर एक जगह भी हमें कहीं पर भी माउंटेन दिखाई नहीं देते। सो क्योंकि ये जो माउंटेन है वो दिखाई देते हैं और वेदरिंग भी हो रही है, उनकी एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है वो लग भी रही हैं, इसी वजह से हम देख पाते हैं कि माउंटेन जो है नीचे, बेशक वो हमें बहुत स्लो होते हुए दिखाई दे, बेशक हमें कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क पता ना चले, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है कि माउंटेन बिल्डिंग जो होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है। अब स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। गलती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों है? क्योंकि देखिए, जो एक्सोजोनिक फोर्सेस होती है ना अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो ऊपर से काम करती हैं, और इंडोजोनिक का प्रेशर का मतलब होता है जो धरती के नीचे से काम करे, यानी जो सरफेस आप जिसके ऊपर है उससे नीचे से। तो ग्रेविटी किस तरीके से नीचे से आपकी मदद कर सकती है? एनर्जी जो होती है धरती की वो उसके खुद से ही निकलती है, और वही मेन कारण होता है इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। अब ये जो एनर्जी होती है किस चीज़ों के द्वारा जनरेट की जाती है, ये ज़रा समझ लेते हैं। ये जो एनर्जी एक्चुअली में जनरेट की जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय या तो की जाती है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, जो कि हम देखते हैं हमारी अर्थ के अंदर है। उसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर जो हीट है, कौन सी हीट है? प्राइमोर्डल हीट। तो जो शुरुआत में हमारी अर्थ बन रही थी, कूल डाउन हो रही थी, उसी समय पे इसके जो नीचे का भाग था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। उसी वजह से हम देखते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ये हीट है ये अभी भी धरती के नीचे है, और यही 2 बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से जो भी इंडोजेनिक प्रोसेस दिखाई देते हैं हमें धरती के अंदर वो होते हैं। क्वेश्चन जो था वो, इसको मैं ज़्यादा टफ कैटेगरी में नहीं रखूँगी, इजी ही मानूंगी कि ऐसे सवाल जो है, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ऐसे सवाल आपको प्रीलिम्स में कभी भी गलत करके नहीं आने चाहिए। ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपको कट ऑफ से या दूसरों से दूर या उनसे एक्स्ट्रा बनाते हैं। सेकेंड सवाल हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं भी लेके आई हूँ, आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन सा है। सबसे पहले कह रहे हैं द रिक्टर स्केल मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाइल द मर्सली स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो अब आपको एक तो ये समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है।
फ़िलहाल के लिए आप मुझे बस यही बता दीजिए कि क्या जो मैंने ये स्टेटमेंट 1 आपको बताई है ये ठीक है या नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट इसमें कह रही है वाइल द मैग्नीट्यूड स्केल मेजर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक द इंटेंसिटी स्केल मेजर टोटल डैमेज कोज्ड बाय अर्थक्वेक। तो कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, वो क्या मेजर करता है, एनर्जी कितनी निकली है अर्थक्वेक के दौरान में। और जो यहाँ पर इंटेंसिटी स्केल होता है वो हमें बताता है कि अर्थक्वेक ने कितना यहाँ पर डैमेज किया है। तो आपको जल्दी से जो है इसका आंसर बता देना है। अगर मैं आपको अर्थक्वेक का जो आंसर बताऊं इसके रिगार्डिंग में, तो वो आंसर रहेगा यहाँ पर अगेन ऑप्शन पी। अगेन ये क्वेश्चन जो था इसको मैं इजी कैटेगरी के अंदर ही रखूँगी क्योंकि फैक्चुअल सवाल है। अर्थक्वेक क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो अर्थक्वेक जो होता है वो एक्चुअली के अंदर में एक सडन एंड वायलेंट शेकिंग होती है ग्राउंड की, एकदम से बहुत जल्दी आता है। आप इसका पता पहले नहीं बता सकते, आप इसके लिए लोगों को पहले ही बोल नहीं सकते हो कि भी 1 घंटे के बाद में अर्थक्वेक आने वाला होगा, 2 दिन पहले बता दोगे, ऐसा नहीं होता है। एकदम से सडनली अर्थ से वाइब्रेशन निकलती है, वायलेंट शेकिंग होती है ग्राउंड की। और ये क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी जो रिलीज़ होता है एनर्जी का वो एकदम से अर्थ के क्रस्ट पे सडनली हो जाता है, जिसकी वजह से सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये मैं बता दूं होती है किसी फॉल्ट के आसपास में। अब आपको क्या देखना है कि 2 यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हम देख पा रहे हैं, एक जो है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, एक जो है वो थोड़ी अंडर नीचे की तरफ गई हुई है, क्योंकि ये जरूर जो टेक्टोनिक प्लेट है ये क्या होगी, ये यहाँ पर हैवी प्लेट होगी, राइट। इनकी टकराने की वजह से थोड़ा बहुत माउंटेन बिल्डिंग भी हम देख पाते हैं। ये कर्स्ट का एरिया है इसके ऊपर। लव वेव्स को हम देख पाएंगे कौन सी, जो सिर्फ सरफेस पे हमें दिखाई दे रही हैं। फिर पी एंड एस वेव्स यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो यहाँ पर हम नीचे भी देख पाएंगे कर्स्ट के एरिया के अंदर भी। फिर जहाँ से जो आपका शुरुआत होती है अर्थक्वेक की धरती के नीचे से, उस जगह को बोला जाता है हाइपोसेंटर। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसके एग्जैक्टली ऊपर जब सरफेस पे देखेंगे उसको आप एपी सेंटर के नाम से जान सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जो है वो सवाल आ रहा है। अभी आपको ये बहुत आसान लगेगा, नीचे हाइपो ऊपर एपिक है, लेकिन फिर आप जब बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर के अंदर कि इनमें से कौन सा जो था वो नीचे था, कौन सा ऊपर था। इसको याद रखने की ट्रिक यही है, हाइपो यानी कि हाइप किसी की कब होती है, जब उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं होती है, लेकिन बेवजह की क्या हो रखा है उसके बारे में झूठ बोल रखा है, तो वो क्या होता है, हाइप होना। तो हाइप ज़्यादा है तो ये असलियत में नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि नीचे है। दूसरा वर्ड है एपिक सेंटर। तो एपिक से कि कोई चीज़ बहुत ही बेस्ट है, एपिक है, तो वो कहाँ होगी, टॉप पे हमेशा मिलेगी। तो एपिक जो होता है वो ऊपर मिलता है। यहाँ पे जो फोल्ट है, ये आपको फोल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक फोल्ट है। क्यों, 2 प्लेटें जो एक साथ टकरा रही हैं और उनके फोल्ट क्या होता है, किसी दरार को हम बोल सकते हैं। तो धरती के नीचे जब आप प्लेट्स को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो प्लेट है ये एक जैसी नहीं है। अब इंडियन प्लेट है वो पूरी की पूरी प्लेट एक ही है, एक ही टुकड़ा है। अब यहाँ पे जो दूसरी प्लेट है हम देखते हैं यूरेशियन प्लेट है, ये भी पूरा एक टुकड़ा है, लेकिन इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो ये हिलेंगी भी, इधर से उधर जाएंगी भी। जब ये जाएंगी तो इनके बीच में कभी कभी फंस भी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसमें कोई टुकड़ा होगा, यहाँ पर कुछ होगा। ऐसे बिल्कुल स्मूथ तो इनकी बाउंड्री नहीं है कि आराम से निकल जाएंगी। जब ये थोड़ी बहुत फंसेंगी तो यहाँ पर ये जब हिलती होंगी तो क्या होगा, लगातार एनर्जी जो वो बनती रहेगी। और जैसे ही एक दूसरे से सरपास करेंगी, थोड़ा बहुत भी हिलेंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अर्थक्वेक है वो एनर्जी बाहर की तरफ बन के ऊपर की तरफ आ जाती है। मैग्नीट्यूड स्केल की बात करूँ तो देखिए, रिक्टर स्केल जो होता है वो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड को यहाँ पर स्केल करता है, और इंटेंसिटी स्केल का नाम जो है वो मर्कली के नाम पे रखा गया है, जो कि एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। सिस्मोलॉजिस्ट यानी कि जो ये सिस्मोग्राफ्स हैं, ये जो वेव्स निकल रही हैं सिस्मो वेव्स, तो उनको जो स्टडी करते हैं। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 1 जो है हमारे क्वेश्चन की गलत हो जाती है। फिलहाल यही बात है। अगेन, हाउ एन अर्थक्वेक ओकर कैसे होता है, नीचे हम हाइपो फोकस भी बोल सकते हैं या फिर हाइपो फोकस भी बोल सकते हैं, ऊपर एपिसेंटर भी है। फोल्ट का ये एरिया है, एक प्लेट इधर की तरफ आ रही है, दूसरी प्लेट उधर की तरफ जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो लगातार बन रही थी। जैसे ही ये जो वेव्स बनेंगी, क्योंकि वेव्स क्या होंगी, चारों तरफ जाएंगी, इनमें से जो सिर्फ सरफेस पे आएंगी उनको हम लव वेव्स बोलेंगे। जो नीचे भी जाएंगी, नीचे भी जा रही है, मेंटल को भी क्रॉस कर रही हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपको एक स्टेटमेंट बताई गई है और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी वोल्केनो का टाइप है। तो स्टेटमेंट कहती है दिस आर द डिप्रेशन फॉर्म्ड आफ्टर वॉल्केनोज। तो ये डिप्रेशन होते हैं, यानी कि कोई चीज़ नीचे की तरफ धसी हुई है, और ये जब कोई ज्वालामुखी फट जाती है और अपना मैग्मा एकदम से एक्सप्लोजिव इरप्शन करती है, एकदम से बहुत तेज़ी के साथ में जो एक्सप्लोजन होता है, मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है, तो उसके बाद में ये बनते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द वोल्केनोज। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती हैं जितनी भी ज्वालामुखी एक तरीके से तो नहीं फटती ना, ज्वालामुखी बिल्कुल आराम आराम से भी फटती रहती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्वालामुखी इतनी एक्सप्लोसिव भी होती हैं कि 150, 200 किलोमीटर के दूर तक पता चल जाता है। तो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो का टाइप है। व्हेन दे अरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ। जब ये निकलती है तो इनको लगता है कि वो अपने ही अंदर में गिर जाता है, उसका जो ऊपर का भाग है। अब ये एक वोल्केनो है, एकदम से जब ये फूटेगी बाहर में तो इसका जो ऊपर का ये पार्ट था ये क्या हो गया, इसी के अंदर आकर गिर गया, और अब जो ये वोल्केनो है इस तरीके से साइड से दिखाई देगी। ठीक है, इतना भाग क्या हो गया इसका, ऐसा दिखाई देने लगा है। तो खैर ये कहता है कि कोई भी बिल्डिंग जो टॉल स्ट्रक्चर की तरह होता है उसकी तरह गिर जाता है। इनमें से कौन सी आपको जो ये वोल्केनो का टाइप है ये लग रहा है, क्या ये शिल्ड वोल्केनो है, क्या कैल्डेरा है, कंपोजिट है या फ्लड है? इनमें से जल्दी से आपको मुझे आंसर बताना है। बहुत इजी सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक चूज़ कर भी लिया होगा। तो बिल्कुल ठीक है आप लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है कैल्डेरा। ये कैसे हो जाती है चलिए समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, एक वोल्केनो एक ऐसी प्लेस है जिसमें से हम देखते हैं बहुत सारी गैस निकलती है। यहाँ पर आप देखेंगे गैस निकल रही है, ऊपर की तरफ जो जाती है उसमें से एशेज़ निकलती है, राख, उसमें से मोल्टन रॉक मटेरियल निकलता है। मोल्टन यानी कि वो क्या हो चुकी है, गर्म होकर बिल्कुल पिघल चुका है, और वो जब बाहर आता है जो कि अंदर मैग्मा था वो लावा के नाम से जाना जाता है, ग्राउंड से ये बाहर निकलता है। जब कोई वोल्केनो जो होती है अगर उसमें से मटेरियल लगातार बार बार रिलीज़ हो रहा है और पास्ट में भी रिलीज हुआ तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। जब पास्ट में कभी एक वोल्केनो जो होती है वो रिलीज हुई थी लेकिन अब उसको काफ़ी लंबा समय हो गया है, वो अरप्ट नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनो जो होते हैं वो उनके नेचर, किस तरीके से वो फटती हैं, एरप्शन कैसे करती हैं, उसके बिहाफ पे ही उनको जज किया जाता है और उसी के बाद में उनके सरफेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिंडर कॉन को देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि लावा जो है वो आ रहा है, काफ़ी एक्सप्लोजिव है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ से जो यहाँ का हिस्सा था वो नीचे की तरफ आ गया, गैसेज ऊपर की तरफ जा रही है, लावा जो है वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल उछल के नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये एक हो जाता है सिंडर कॉन। उसके बाद कंपोजिट यहाँ पर आया था, तो कंपोजिट में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे लावा यहाँ पर बाहर आ रहा है। एक बार लावा पहले आ रहा है बाहर, उसके बाद में हम देखेंगे एशेज़ वगैरह बाहर आ रही हैं, तो ये धीरे धीरे जम रही हैं, फिर लावा आ रहा है, फिर एशेज़ आ रही है और इनका साइज इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। तीसरा हम देखेंगे लावा डोम। लावा डोम में क्या हो रहा है कि इसमें से एशेज़ वगैरह कम निकले, गैस निकला बाहर, लेकिन लावा ही, जैसे आपने पानी को देखा है कि वाटर अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वैसे इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत स्लो मूवमेंट इसमें होती है, बहुत स्लोली आराम आराम से बह रहा है। और लास्ट में हम देखते हैं शिल्ड वोल्केनो। अब शिल्ड में भी क्या हो रहा है कि काफ़ी स्लो मूवमेंट है लावा की बाहर निकलने की, उसके बाद एशेज़ वगैरह बाहर निकले, तो बहुत ही एक्सप्लोजिव यहाँ पर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं कि एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कैल्डेरा जो मैंने आपको बताया वो मोस्ट एक्सप्लोजिव होती है अर्थ की वोल्केनोज़ के अंदर में, और वो यूजुअली जो होती हैं वो एक्चुअली में जैसे ही यहाँ पर इसमें से जैसे ये निकल रहा है सिंडर की तरीके से, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, और वो क्योंकि अंदर वैसे ही लावा है तो वैसे ही मोल्टन हो जाता है। कंपोजिट हमने देखा कि ये थोड़ा कूलर होती है, और इसमें से जो विस्कस लावा होता है, भारी जो लावा है, विस्कस क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है वो लावा, तो वाटर की तरह लिक्विड ही नहीं होता है, तो वो आराम आराम से आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा। अदरवाइज में जो लावा होगा वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल की तरह यहाँ पर बाहर आएगा। पायरोक्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर डेब्रीज है, पत्थर भी है उस लावा में, धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसको यूनिक बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड द सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको अर्थ और सोलर सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बतानी है। क्वेश्चन पूछ की स्टेटमेंट जो 1 कहती है वो कहती है सोलर निबुला रेफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट इन द सोलर सिस्टम
तो ये कह रहा है कि जो सोलर निबोला था ना, उसका मतलब था कि एक डिस्क बनी हुई थी इस तरीके से, जो है वो बना हुआ था एक डिस्क की तरह, गैस का गोला टाइप में, और वो क्या कर रहा था, डस्ट भी था उसके अंदर, और वो सोलर सिस्टम के अंदर घूम रहा था, जिसमें से जो इनिशियल स्टेज हुई फॉर्मेशन की हुई, जिससे अर्थ बना, सूर्य बना, और हमारे प्लैनेट्स जो है उसी में से बाहर निकल कर आए। तो इज इट ओके और नॉट निबोला जो है, ये अलग अलग थ्योरीज है, किसी के पास बिग बैंग थ्योरी है, किसी के पास निबोला है, किसी के पास कोई थ्योरी, और ये जब हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ क्या क्या इसका रिलेशन रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है द फॉर्मेशन ऑफ सन कंज्यूम मोर देन 99% ऑफ द मैटर इन द निबुला। तो निबुला के अंदर जो फॉर्मेशन हम कर रहे थे तो उसके अंदर 99% जो मटेरियल था वो एक्चुअली में सन को बनाने में ही खर्च हो गया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में। यहाँ पर यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, जिसके अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पर 7-8 प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, और साथ में एक हमारा सन भी है, स्टार भी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पर है? तो आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अर्थ बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स अगे क्या हो रहा था कि अर्थ जो थी हमारे रेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम के साथ में वो बहुत ही अनरिकॉग्नाइजेबल थी। अगर मैं समय में आपको पीछे लेकर जाऊं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। ये निबुला इस तरीके से दिख रहा था, इसमें डस्ट थी बहुत सारी, इसमें गैसेस थी बहुत सारी, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या अर्थ है क्या सन है, कुछ नहीं पता था, सब कुछ एक जैसा था। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में एक इनॉर्मियस अमाउंट का जो क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस था उसी को निबोला इस तरीके से बोला जाता है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि एक डिस्टिंक्ट स्टार जो था वो कोलैप्स्ड हो गया, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से जो डस्ट का क्लाउड था और जो स्टार जो यहाँ पर कहीं पे आसपास में था, अलग अलग जो गैलेक्सीज थी, ये आपस में इकट्ठे हो गए। जब ये टुगेदर अपनी तरफ पुल होते हैं तो स्पिनिंग हो जाती है, क्योंकि अब ये क्या करिए इस तरीके से घूम रहा था। कोई भी चीज़ अगर घूमेगी, यहाँ पर भी आप देखेंगे लगातार जो है स्पिनिंग अभी भी कंटिन्यू है, उसकी वजह से सोलर निबुला बना। उसकी वजह से जैसे जैसे जितना फास्ट वो स्पिन करता गया, जितना फास्ट वो घूमता गया, उससे डस्ट और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेंटर में यहाँ पर होता गया। किसी चीज़ को आप घुमा के देखिएगा अपने घर पे भी, आप पानी बोतल वगैरह के अंदर में आप देखेंगे जब स्पिनिंग होती है ना, तो सेंटर में जो चीज़ें होती हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इसी स्पिनिंग की वजह से प्रोटोसन बनता है। उसी के बाद में हम देख पाएंगे यहाँ पर एक्सरेशन हो रहा है। फिर धीरे धीरे सन के बनने के बाद में जो हमारे प्रोटो प्लैनेट्स हैं, यानी कि बिल्कुल प्लैनेट बनने से पहले की उनकी फॉर्म है, वो यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन को अगेन मैं इजी बोलना चाहूँगी, आसान सवाल है, ये फैक्चुअल सवाल है ज्योग्राफी के, जियोमॉर्फोलॉजी के। अगर आप इनको ठीक नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा और डेप्थ में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है। खैर, निबुला थ्योरी की बात करें तो फोग थ्योरी जो स्टेटेड की गई थी सबसे पहले इम्यूनुअल कांट के द्वारा की गई थी। इम्यूनुअल कांट का नाम आप लोगों ने अपने इथिक्स के जो लेक्चर्स होते हैं या जो बुक्स होती हैं उसमें भी सुना होगा। ही वॉज अ फिलोसोफर फ्रॉम यूरोप, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बातें की है, अलग अलग अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने इस थ्योरी के बारे में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सोलर सिस्टम जो है हमारा वो 5 स्टेजेस में जाकर बना है। पहली स्टेज थी कोलैप्स, यानी सोलर सिस्टम जो था वो एक हाई टेम्परेचर गैस बॉल की तरीके से था, और ये गैस बॉल जब कोलैप्स होता है किसी स्टार के साथ में तो ये डिस्क की शेप अपनी ले लेती है। उसके बाद में स्पिन करती है, घूमती रहती है, फिर ये फास्ट होने लगती है और फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आज के टाइम पे आपको पता है कि जो सन का टेम्परेचर है जो उसकी सतह के ऊपर है, वो जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं देख पाती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, राइट। तो मिनिमम भी वहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे कम टेम्परेचर वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो उसके बाद जो उसकी हीट है, उसके बाद जो उसके आसपास का टेम्परेचर वो कितना है। तो ये जो डिस्क थी इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा था। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया वैसे वैसे जो हम देख पाते हैं कि चीज़ें थी आसपास में आने लगी, और उसी के बाद में फ्लैटनिंग होनी शुरू हुई। डिस्क जो थी वो स्फेयर से रोटेशन करने की वजह से स्फेयर में बन चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे जो है गैस के बॉल में कन्वर्ट होने लगी। पहले आप इसको नहीं समझ पा रहे हो ये क्या चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ तो बीच में बन रही है। फिर हमें दिख रहा है कि हाँ एक स्टार सन जैसा बन गया है, फिर सन कंप्लीट बन गया, उसके बाद में अदर प्लैनेट्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। आज भी क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो स्पिन करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं, तो इसी वजह से थ्योरी मानी जाती है कि क्योंकि ये पहले से ही बने ही ऐसे हैं तो इसी तरीके से आज भी काम करें। फिर कंडेंसेशन होती है, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, और उसके बाद में
एक्सरेशन होता है, जो कोर है स्मॉलर मासेस का वो प्लैनेट्स में बनना कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म के बारे में। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म एक्चुअली के अंदर है क्या, चलिए ज़रा समझते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ फेड बाय ए रीजन डीप इनसाइड द अर्थ विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरी स्टेटमेंट कहती है दे आर ऑलवेज लोकेटेड नियर प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज के हमेशा वो पास में होता है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इनमें से आपका जो आंसर है वो क्या है। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। क्यों होगा, चलिए उसको भी ज़रा समझेंगे। हॉटस्पॉट जो होते हैं वो एक्चुअली में हॉटस्पॉट यानी आपने कहीं पे, वैसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ये वर्ल्ड में, अमाउंट इनका काफ़ी कम है, लेकिन धरती से कोई चीज़ बाहर निकल कर आ रही है हीट के रूप में, राइट। तो पानी जो है वो बिल्कुल हीट करता हुआ ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है। तो लिथोस्फीयर से जब ये पानी है जो हीट है वो फ्लो करती है बाहर की तरफ, गैसेज निकलती है उसमें से ऐसे करके, तो उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। अब इसमें मैग्मा भी आता है, कस्ट को ये फिजर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो यही हॉटस्पॉट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म जो है वो अपनी कन्वेंशनल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं और ये टिपिकल टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया की जो 90% वॉल्केनीज हैं वो एक्चुअली इसमें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, वॉल्केनोस, वो हमें देखने को मिलती है प्लेट बाउंड्रीज के आसपास में, क्योंकि वही फॉल्ट का जोन है, वहीं पे हम देखते हैं। लेकिन ये जाने ही हॉटस्पॉट इसलिए जाते हैं क्योंकि ये कन्वेंशनल जो इनका वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो टिपिकल टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं मिलती है, रेदर ये एक्सेप्शनली वार्म फोकल पॉइंट पे मिलते हैं, मेंटल पम्प जहाँ पे होता है। जैसे जैसे आपने वॉल्केनिज्म को बहुत अच्छे से समझा होगा वैसे वैसे ये टर्म्स जो है अब आपको समझ में आ जानी शुरू हो जानी चाहिए। खैर फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हम देखते हैं कि आउटर कोर से यहाँ पर जो पल्म होता है वो राइज करना शुरू करता है, जिसको हम मेंटल पल्म भी बोलते हैं क्योंकि मेंटल के अंदर है, राइट। अब ये जो कोर से लावा वगैरह निकल रहा है, मैग्मा वगैरह निकल रहा है, इसकी टेल ऊपर की तरफ जाती जाती है। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैसे ही हमें पता चला है हवा भी ऊपर की तरफ जाती है, हर चीज़ बेसिकली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है क्योंकि प्रेशर यहाँ पर बनते जाता है। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर वोल्केनिक ट्रेल की तरह काम करेगा और किसी वोल्केनो के अंदर चला जाएगा और उसमें से हम देखेंगे कि लगातार गैस वगैरह बाहर निकलती रहेगी, जिसको हॉट स्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर है प्लेट बाउंड्रीज, अलग अलग प्लेट की बाउंड्रीज को हम देख पाएंगे, जैसे कि इस प्लेट बाउंड्रीज को हम देख पाएंगे जो कि पैसिफिक की है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलियन को देख पाएंगे जो कि इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाई जाती है, इंडियन प्लेट यहाँ पर है। इसके अलावा यूरेशियन प्लेट है जिसमें पूरा यूरोप और जो इंडिया को छोड़ के ऊपर का एशिया का भाग है वो आता है। फिर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, मेजर प्लेट्स में साउथ अमेरिकन प्लेट है, नीचे हम अंटार्कटिका प्लेट को देखेंगे। तो ये सारी की सारी प्लेट्स हैं। अब जो हॉट स्पॉट है वो आप देख लीजिए कि ये देखिए प्लेट यहाँ पर है, लेकिन हॉटस्पॉट तो यहाँ पर भी है। हॉटस्पॉट तो हवाई का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर तो कोई प्लेट बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही है। तो मोस्टली जो हॉटस्पॉट आपको दिखाई देंगे वो प्लेट बाउंड्रीज के ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पास में हो, उनसे दूर भी हो सकते हैं। प्लेट बाउंड्री पे भी आपको दिखाई देगा, राइट, लेकिन सारे के सारे वहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसी वजह से स्टेटमेंट 2 जो थी वो गलत हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पर बात कर रहा है प्लैनेटेसिमल्स के बारे में। तो प्लैनेटेसिमल्स क्या हैं, चलिए समझते हैं ये टर्म्स क्या है, इसको जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन ये कहता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज डेवलप्ड ड्यू टू कोहिजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। की बहुत सारी जो छोटी छोटी बॉडीज़ थी वो कोहिजन होने की वजह से एक दूसरे से डेवलप हो गई, क्योंकि प्लैनेट फॉर्मेशन का जो समय था वो उस समय पर चल रहा था। दूसरा कहता है रॉक्स फ्लोटिंग अराउंड द प्लैनेट इन द स्पेस, की कोई रॉक्स हैं और वो स्पेस में फ्लोट कर रही हैं प्लैनेट्स के अराउंड में। तीसरा कहता है ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द लास्ट इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ए मैसिव स्टार। एक मैसिव स्टार कोई बन रहा होगा और उस समय पे जब लास्ट का जो इवोल्यूशनरी फेज है उसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होते हैं, उसको प्लैनेटेसिमल बोला जाता है। ए प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ रिंग्स एंड नो एटमॉस्फेयर। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। फिलहाल मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होता है ये एक्चुअली में वन ऑफ ए क्लास ऑफ बॉडीज़ होती हैं जिनको थ्योरी
के हिसाब से माना गया है कि ये एक्चुअली के अंदर में क्या की है, अर्थ को जब कोलस्केल्ड फॉर्म हो रहा था और अदर प्लैनेट जब बन रहे थे, कंडेंसेशन से कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, तब ये एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर डिफ्यूज़ मैटर की तरह कंसंट्रेशन करते हुए साथ में आ रही थी। उसी प्रक्रिया को यहाँ पर प्लैनेटिसिमल बोला जाता है। तो प्लैनेट्स को भी आप इसको तोड़ सकते हैं ना वर्ड को, प्लैनेट्स की तरह सीमल्स यानी मल जहाँ पे भी लगता है लाइक ऑफ, तो प्लैनेट्स के प्रोसेस के बीच में। तो यहाँ पर यही बात है कि जो स्टार्स है वो देखिए सबसे पहले निबोला के अंदर थे, हमने निबोला को समझा, उसके बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसका जन्म होता है और वो क्या करने लगती है, जो फॉर्मेशन था उसके बीच में, गैस के बीच में कोर को बनाती है, जिसके आसपास में एक रोटेट करती हुई डिस्क घूम रही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें जो गैस थी वो यहाँ पर क्या करने लग जाती है, कंडेंस करने लग जाती है और कोर जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बदलना शुरू हो जाता है। तो जब ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बॉडीज़ यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं, इसी प्रोसेस को यहाँ पर प्लैनेटिसिमल बोला जा रहा है। उसके बाद में फिर ये छोटी छोटी बॉडीज़ जो हैं वो फाइनल स्टेज में जाकर प्लैनेट्स में फॉर्म लेती हैं। तो प्लैनेट बनने से पहले की प्रक्रिया को यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट जो आंसर है वो बताना है। कहते हैं कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनके लिए आपको समझाना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर फॉर्म ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं कि उनके अंदर जो प्रोसेस है, अंदर में कोई भी चीज़ क्रिस्टल्स के साथ में बनती है, खासकर मटेरियल्स की हम बात करें, सोल से लेके हर चीज़ तक, राइट, बायोलॉजिकल नहीं है तो ये मटेरियल्स के अंदर में, मिनरल्स के अंदर में क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म उनकी, कि कोई इस शेप का है, कोई यहाँ पर अलग बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसी में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं, किसी में कोई बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी उनकी शेप पर्टिकुलरली हो सकती है। जब उनकी शेप बदल जाती है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, किसी एक रॉक थी और उसी के रहते हुए उसी के अंदर एकदम से जो बदलाव है वो आता है, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रही है इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म रॉक अंडरगो मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल। तो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है जो ओरिजिनल मिनरल्स है उनका, ये भी यहाँ पर है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है ग्नेसोइस, ग्रेनाइट, स्किस्ट आर मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये आपको देखिए एग्जांपल जो है वो पक्के से याद करने होंगे। मेटामॉर्फिक रॉक के कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक जो होती हैं उनके कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन से होते हैं, ये आपको याद करने होंगे क्योंकि आप प्रीलिम्स में फंसेंगे तो यहीं पे फंसेंगे। फिलहाल के लिए हम आंसर की अगर बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे हो जाता है चलिए समझते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो किस वजह से बनती हैं, सबसे पहले जो रॉक बनती है वो बनती है इग्नियस रॉक, राइट। फिर इग्नियस से कन्वर्ट होकर बन जाती है या तो सेडिमेंट्री बन जाएंगी या फिर मेटामॉर्फिक बन जाएंगी। अब ये कैसे बनती है मेटामॉर्फिक, दो कारणों की वजह से बनती है। कौन कौन से दो कारण हैं जल्दी से आप लोग सोचिए, आप लोगों को पता अभी तक चल जाना चाहिए। तो दो कारण जो है वो है हीट एंड प्रेशर। जैसे ही इनके ऊपर हीट और प्रेशर दोनों चीज़ें आएंगी वैसे ही यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और वैसे ही यहाँ पर जो रॉक है वो अपना रूप बदल लेगी। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसका? बिल्कुल, यहाँ पर जो लाइमस्टोन बनता है वो एज अ मेटामॉर्फिक की तरह बनता है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। मार्बल बन जाता है, ग्रेनाइट से आप देखेंगे कि कैसे मार्बल जो है वो अपने आप में बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है। सॉरी मैंने ग्रेनाइट बोला है, यस। मार्बल जो होता है वो किससे बनता है, सैंडस्टोन से। तो चूना जिसको बोला जाता है, चूने से वो कन्वर्ट हो जाता है, हम देखते हैं। खैर फिलहाल दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैकेनिकल क्योंकि चेंज आता है। जैसे कि हम देखेंगे ओरिजिनल जो मिनरल्स थे वो यहाँ पर बदल जाते हैं क्योंकि वो टूट रहे हैं, उनके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है। इसी को डायनामिक मेटामॉर्फिज्म भी बोला जाता है। तो जो मटेरियल्स होते हैं रॉक के अंदर वो केमिकली अपने आप को ऑल्टर करते हैं, फिर रिक्रिस्टलाइज होते हैं, और किस वजह से होते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से, टेम्परेचर में बदलाव की वजह से, प्रेशर में बदलाव की वजह से। जो मटेरियल होता है रॉक्स का वो केमिकली जब अपने आप को ऑल्टर कर लेता है तो उसमें दो तरीके के थर्मल मेटामॉर्फिज्म
होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाती है। और क्योंकि प्रीलिम्स अगर स्टेटमेंट 3 में फंसा सकता है तो मैं भी तो फंसा ही सकती हूँ ना आप लोगों को, तो मैंने भी वही किया। अब देखिए, जो गेनेसोइड की हम बात कर रहे हैं, स्लेट की बात करी जा रही है, तो अगर उन चीज़ों की मैं बात करूँ, मार्बल की, क्वार्टजाइट की, सैंडस्टोन वगैरह की, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 आपको जो एग्जांपल दे दिए हैं वो दे दिए हैं ग्रेनाइट एंड स्किस्ट। अभी ग्रेनाइट और जो स्किस्ट है, स्किस्ट तो आता है यहाँ पर, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हो जाता है इग्नियस रॉक। इसी वजह से आप जो है इस स्टेटमेंट को गलत कर देते, क्योंकि आपने दो नाम याद रख लिए थे ना, गेनेसोइड याद रख लिया था आपने, स्किस्ट को याद कर लिया था आपने मार्बल को याद कर लिया था आपने, स्लेट को याद कर लिया था, क्वार्टजाइट को याद कर लिया था, लेकिन आप भूल गए ग्रेनाइट जो है वो बहुत ही, अगर इग्नियस रॉक का सबसे इजी कोई एग्जांपल हो सकता है तो वो ग्रेनाइट ही हो सकता है, क्योंकि वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये सवाल अगर आपने गलत किया है तो गलत किया है। एक्चुअली में मिस्टेक इसमें होनी नहीं चाहिए थी। फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, और ऐसे सवाल जो होते हैं वो इजी होते हैं, तो इनको हमें ठीक करना आना चाहिए। अब फिर से मैं आप लोगों के लिए रॉक साइकिल यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉक्स एक्चुअली में बनती कैसे। देखते हैं मैग्मा जो है वो क्या होता है, मोल्टन क्रस्ट और लावा से ऊपर की तरफ आता है। जब ये मैग्मा क्रिस्टलाइज हो जाता है, कुछ तो मैग्मा बाहर निकल गया वोल्केनिज्म की मदद से, कुछ यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो गया, नीचे ही रह गया, इनमें क्रिस्टल्स वगैरह बन गए, कूल डाउन होने लगा। फिर जब वो बाहर की तरफ निकला तो वो कैसे निकला, अपलिफ्टमेंट हो गई, जो सरफेस थी वो ऊपर की तरफ उठ गया, क्योंकि नीचे मैग्मा आ गया है। अब ये नीचे मैग्मा आ गया है तो सरफेस ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इससे जो रॉक बन रही है वो कौन सी बन रही है, इग्नियस रॉक बन रही है। इग्नियस का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो कि इग्नियस आप लोगों को समझ में आएगा ना, गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फूड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो बर्निंग से रिलेटेड, कोई चीज़ जल चुकी है उससे रिलेटेड, तो उन्हीं को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब ये इग्नियस रॉक बन गई है। अब इन पे वेदरिंग और इरोजन हो रहा है। कैसे हो रहा है, पानी आया यहाँ पे, फ्रोस्ट हो गया रात को, फिर से थोड़ा थोड़ा टुकड़े उसने तोड़ दिए, टेम्परेचर ज़्यादा था, दिन में गर्मी ज़्यादा थी, एकदम से पानी आया तो कोई चीज़ें जो थी और इस क्रिस्टलाइज होंगी, वो टूट जाएंगी, इससे ब्रेक डाउन हो जाएंगी। जैसे ब्रेक डाउन होंगी तो वैसे ही नदियाँ यहाँ पर अगर बहेंगी, पानी बहेगा तो उसके साथ साथ में जो टुकड़े थे, पेबल्स वगैरह थे, वो साथ में बहने शुरू हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट होगा तो जैसे ही कोई नदी स्लो होगी तो वो जो सेडिमेंट्स थे उसके अंदर में, उसको वो पीछे की तरफ छोड़ देगी, इकट्ठा कर देगी वहीं पे। ये जो सेडिमेंट्स हैं जब इनके ऊपर नीचे की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर से और आ रहे लेयर्स बन रही है, लेकिन नीचे वाला जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, एक दूसरे के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इनमें सीमेंटाइजेशन होनी शुरू हो जाती है नेचुरली ही, और इसी से बनती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स यानी कि टुकड़ों में बना हुआ कोई चीज़। जब यही सेडिमेंट्स ब्यूरियल होती है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में आती है तो ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक। जब यही मेटामॉर्फिक रॉक्स पिघल जाती है मैग्मा की वजह से, प्रेशर की वजह से, और फिर मैग्मा ऊपर जाता है तो ये बन जाती है इग्नियस रॉक। तो ये हम देख पाते हैं कि कैसे जो इग्नियस रॉक है उससे सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ पर अगर यही प्रेशर में आकर अगर चेंज हो जाए, अगर पिघल जाए और उससे जो ऊपर की तरफ चला जाए तो इग्नियस रॉक बन जाएंगी। फिर मेटामॉर्फिक से भी हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ इग्नियस रॉक बन सकती है और इधर से भी इग्नियस रॉक जो है वो बन सकती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा रॉक साइकिल जो वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। स्टेटमेंट कहती है वाइल मेटेरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रॉक ऑर्बिटिंग द सन, meteors आर meteoroids दैट एंटर ए प्लैनेट एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड एंड बर्न्स अप। यानी कि कोई एक स्पेस के अंदर बहुत सारी रॉक्स हैं, ठीक है, जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही हैं, घूम रही हैं। मेटेरॉइड्स उनको बोला जाता है। तो मेटेरॉइड्स का इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि वो रॉक जो सन के चारों तरफ घूम रही है उसको मेटेरॉइड्स बोला जाएगा। जब वो यहाँ पर मिटियोर जब वो बन जाएंगे, जब वो प्लेनेट के किसी एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, तो प्लेनेट अर्थ का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो जब आएंगे तो मिटियोर्स कहलाएंगे। और जब वो अपने आप को हाई स्पीड की वजह से और प्रेशर की वजह से क्या कर लेंगी, बर्न कर लेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, तो मिटियोर कह के जाने जाएंगे। फिलहाल देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट कह रही है ए मेटेरोइड इज़ डिफाइंड एज ए मेटेरॉइड, यानी कि जो सन के तरफ घूम रहा था। और मेटेरॉइड कौन होगा, जो सरवाइव कर जाता है, जलता नहीं है, मिटियोर नहीं बनता है, और सरवाइव करते ग्राउंड तक पहुंच जाता है।
जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अगर मैं आपको आंसर दूँ तो आंसर अब क्या होगा, ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। कैसे स्टेटमेंट ठीक हो जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है कि मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में रॉक और आयरन के बने हुए होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। प्लैनेट्स की तरह, एस्ट्रॉइड्स की तरह ये भी ऐसे ही करते हैं। मेटेरॉइड्स टिपिकली पेबल साइज्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। जब ये किसी भी जो आपका प्लैनेट होता है उसके एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उसमें फ्रैक्शन की वजह से फायर बॉल के नाम से जाने जाते हैं, शूटिंग स्टार, टूटते हुए तारे के नाम से जाने जाते हैं, तब इनका नाम चेंज होकर मिट्योर बन जाता है। इससे रिलेटेड सारी के सारी टर्म्स को समझ ही लेते हैं। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट होता है एक आइस, बर्फ़ से बना हुआ, रॉक से बना हुआ, डस्ट से बना हुआ, जिसके पास खुद की एक टेल होती है, और जैसे ही वो सन की तरफ में जाना शुरू हो जाता है तो वो और ज़्यादा जो टेल है इसकी वो बड़ी बनती जाती है। अब ये जो टेल होती है ये वाटर और डस्ट से बनकर बनी होती है, और सोलर एनर्जी की वजह से ये क्या होती है, वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सन के ये नज़दीक जा रहा है। एस्ट्रॉइड की बात करें तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो रॉक से बने होते हैं। अब इसमें मेटेलिक भी आते हैं, नॉन मेटेलिक भी आते हैं। ये भी सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। इवन हमें पता है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है। कौन सी बेल्ट होती है, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा सन है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मरकरी को देखेंगे, उसके बाद में वीनस को देखेंगे, देन हमारी अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर को देखेंगे, उसके बाद हम सैटर्न को देखेंगे, और यहाँ पर यूरेनियस एंड नेपच्यून को देखेंगे। तो ये जो बीच का भाग है, ये जो भाग है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रॉइड ही दिखाई देते हैं इनके, जो कि यहाँ पर जो मार्स है और जुपिटर है उसको अलग करते हैं। जब आप यहाँ पर नेपच्यून के बाद में भी चले जाएंगे लास्ट में, तब हम क्या देख पाते हैं, कॉमेट्स को देख पाते हैं। बर्फ़ के गोले हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड है, सूर्य जो है इतनी ज़्यादा दूर तक उतनी गर्मी नहीं पहुँचा पाता है, तो बर्फ़ से हम उनको देख पाते हैं। इनकी जो साइज़ होता है वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, 1000 किलोमीटर के भी और फ्यू सेंटीमीटर के भी का जो साइज़ है वो हो सकता है। अब हमारे मेन पे चलते हैं मेट्रॉइड के ऊपर। तो मेट्रॉइड जो होता है वो एस्ट्रॉइड का ही छोटा भाग होता है, फ्रेगमेंटेड भाग है कि टूट गया है, एस्ट्रॉइड से अलग हो गया है। हम देखते हैं कि ये जो सैंड वगैरह होती हैं छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे एक्चुअली के अंदर में, तो इनको क्या बोला जाता है, मेट्रॉइड बोला जाता है, और ये सन के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। फिर मेटेओर ये कब बनेंगे, जब अर्थ में आएंगे तो जैसे इनकी भी एक टेल बन जाएगी। अब जो आइस वाली हमने कॉमेट की टेल देखी वो हमने कैसे देखी, वाइटिश देखी, क्योंकि वो वाटर था, वेपराइजेशन हो रहा था इसका, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड से और इसके अंदर मेटल भी होता है, हो सकता है कि इसके अंदर आयरन हो, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। तो जैसे ही ये फ्रिक्शन में आते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे ही इनकी जो टेल होती है वो दिखाई हमें देनी शुरू हो जाती है। वैसे तो शूटिंग स्टार इनको बोला जाता है, तो वाइटिश ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फिर ये फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कन्वर्ट होते हैं, जब ये मिट्योर जो है वो बिल्कुल बर्न करना शुरू कर देते हैं पूरा का पूरा, और इनकी एक स्टिक ऑफ लाइट पीछे थोड़ी सी रहनी शुरू हो जाती है। काफ़ी रेयर फिनोमिना है, ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। तब जाकर ये हमें ऐसे दिखाई देते हैं। जब कोई बड़ा साइज़ का मिट्योर ऐसा हो जाता है, मेट्रॉइड जो एंट्री कर लेता है, तभी हमें दिखाई देता है। और मेटेराइट अब ये कब बनेगा, जब ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाया और किसी एरिया के ऊपर आकर गिर गया, तो उसके जो ग्राउंड पे गिरा हुआ के जो फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे उसको हम मेटेरोइड बोलेंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट जो आंसर है वो बताना है। क्वेश्चन कहता है एसिडिक लावा फ्लो स्लोली एंड डज नॉट ट्रेवल फॉर आफ्टर इरप्शन ड्यू टू इट्स हाई सिलिका कंटेंट। एसिडिक लावा जो होता है वो स्लोली मूव करता है और इसी वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिलिका कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है यहाँ पर द दक्कन प्लेटू इज़ अ रिजल्ट ऑफ एसिडिक लावा स्प्रेड ओवर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अभी तक तो आप लोगों को इसका जो आंसर है वो बता देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल ये है, अगेन फैक्चुअल सवाल है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वैसे ही लेकर आई हूँ आज की, जिनको आप इजीली कर भी पाए, क्योंकि अब आपने रिवीजन भी कर लिया है, एक हफ्ते से आप इसको पढ़ भी पा रहे हैं, तो आज आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए ओनली। तो क्यों होगा कि ये बात बिल्कुल सच है,
जो मैग्मा होता है वो हेविली चार्ज होता है, उसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, कुछ उसमें नाइट्रोजन भी होगी, क्लोरीन भी होगी, और भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होंगे वो उसके अंदर हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल सच बात है कि जो मैग्मा होता है उसके अंदर होता है। इसी वजह से जैसे ही मैग्मा वोल्केनो से बाहर आता है, उसकी एशेज जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, गैसेस बाहर निकल जाती हैं, और जो बचा हुआ लिक्विडी सब्सटेंस हम देखते हैं उसको हम लावा बोल देते हैं, वरना उनका नाम सेम ही रहता। अब ये जो बाहर निकलता है गैसेस वगैरह के साथ में, वाटर वेपर के साथ में, ये इसकी मोबिलिटी को और एक्सप्लोजिवनेस को बढ़ा देता है। अब ये बाहर कैसे निकलता है? वोल्केनो से निकलता है। तो यहाँ पर दो टाइप के लावा हो सकते हैं। एक लावा कैसा हो सकता है? एसिडिक हो सकता है, एसिडिक है। दूसरा हो सकता है बेसिक, राइट। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी रॉक जो थी वो वहाँ पर मोल्टन हुई है और उसमें से जो ये मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको अब आप लोग समझ चुके होंगे। एसिडिक लावा जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, विस्कस है ये, मतलब थोड़ा भारी होगा। एग्जाम्पल के लिए आप जेली वगैरह को याद करिए कि वो कैसी होती है, और वाटर जो है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लिक्विड ही होगा, राइट। तो इसी तरीके का आप देखेंगे। या फिर हनी का एग्जाम्पल लीजिए। शहद जो होता है वो थोड़ा विशियस होता है, आप उसको फैलाएंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। उसके कंपैरिजन में अगर आप वाटर को डाल देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, ट्रेवल फास्ट कर पाएगा। यही फ़र्क है, यही होता है विस्कसनेस। अब ये जो एसिडिक लावा होते हैं ये लाइट कलर के होते हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा डार्क आपको दिखाई नहीं देंगे। इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, और इनका जो परसेंटेज होता है सिलिका का वो काफ़ी हाई परसेंटेज होता है। यही कारण है कि हनी की तरह ये स्लो 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 बहते हैं और ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते। बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? वाटर ही होता है, राइट। तो वाटर की तरह कोई चीज़ बहे तो वो क्या बहेगी? लावा जब बहेगा तो बेसिक लावा ही बह पाएगा। अब ये एक ट्रिक है, दिमाग में ऐसे एग्जाम्पल डालो जिससे आप चीज़ों को याद कर पाओ, ठीक है। तो वाटर की तरह जैसे ही बेसिक होता है तो वैसे ही जो हमारा बेसिक लावा होता है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। उसमें जो हम देख पाते हैं कि उसका कलर भी जो होता है वो डार्क होता है, क्योंकि उसके अंदर बसाल्ट ज़्यादा मिलता है। सिलिका किस में होगा? सिलिकॉन आप लोगों ने देखा होगा कैसा दिखाई देता है। जो अर्थ का क्रस्ट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है आफ्टर ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे पूरी अर्थ में अगर मैं देखूँ तो आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। तो जो बेसिक होता है उसके अंदर बसाल्ट लावा के अंदर हमें मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है बहुत अच्छे से कर लेता है। इसके अंदर आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम भी बहुत होता है, लेकिन सिलिका बहुत ही कम होता है। और क्योंकि सिलिकॉन भी जेली टाइप ही दिखाई देता है तो इसी वजह से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखिए, जो दक्कन ट्रैप है ना वो एक्चुअली में अलग मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, जिसमें बसाल्टिक रॉक सबसे ज़्यादा, और बसाल्ट हमने देखा किस में पाया जाता है? बेसिक लावा के अंदर। तो एसिडिक लावा से अगर ये बनता तो यहाँ पर ये नहीं बन पाता। कन्फ्यूजन के लिए आपको बनाया गया था, क्योंकि प्लेटो जो होंगे वो कब बनेंगे? जब धीरे धीरे लावा बाहर आ रहा है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो वही सोच के इसको कन्फ्यूजन के लिए डाला गया था सिर्फ। लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो दक्कन ट्रैप है, जो दक्कन प्लेटू हमारा है, वो बेसिक लावा से मिलकर बना है, क्योंकि इसके अंदर जो है बसाल्ट यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलता है। अब मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि यहाँ पर आपको कौन सी रॉक्स मिलेंगे और उनके अंदर क्या यहाँ पर रॉक के अंदर है। अब आप यहाँ से भी कॉमन सेंस से भी उसको क्या कर पाओगे? करेक्ट कर पाओगे कि बसाल्टिक रॉक्स यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बेसिक लावा से ही बना हुआ था। सो दक्कन वॉल्कनिज्म जो है उसमें लॉन्गेस्ट लावा मेगा फ्लो जो है अर्थ का वो हुआ है लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया में। जो दक्कन लावा है वो बना हुआ है मेन दक्कन प्रोविंस से, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कितना लावा निकला होगा और कितनी दूर तक वो गया है। अगर वो एसिड होता तो इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाता, एक माउंटेन वहीं पे बन जाती। तो हम देखते हैं कि इंडिया में राजा मुंदरी से लेकर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ तक का यहाँ पर जो लावा है वो फैला हुआ है। इसी वजह से दक्कन में जो है वो कॉटन बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि यहाँ पर बसाल्ट ज़्यादा है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो अब चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। अब जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने को सिखाऊंगी तो अगर आपने जो ये फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट को क्लियरली पढ़ा होगा तो अब बहुत आसान लगेगी आपको। वो आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है,
राइट। तो इस तरीके से आप कीजिएगा। तो यही कारण है कि बेसिक लावा से क्योंकि वो बना है तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए समझते हैं कि हमारा इंडिया दिखाई कैसे देता है। ऊपर में हिमालयन रेंज है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये हिमालय है। इसके डायरेक्ट नीचे हम प्लेन्स यानी कि मैदानी भाग में आ जाते हैं, जो कि कौन बना रही है, गंगा रिवर जो यमुना रिवर जो वो इन मैदानों को बना रही हैं। यहाँ पर आप पहाड़ों को, माउंटेन्स को नहीं देख पाएंगे, एक छोटा मोटा भाग अरावली का देखेंगे जो ऑलरेडी घिस चुका है। फिर हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट को, जो कि यहाँ पर राजस्थान और कुछ भाग जो गुजरात का है उस एरिया तक है। फिर यहाँ पर दक्कन प्लेटो को हम देखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा ये क्या है, पूरा दक्कन प्लेटो। तो इसमें आप पूरे साउथ इंडिया को मत मानिएगा कभी भी दक्कन के अंदर, बल्कि इस मैप के अंदर भी ये थोड़ा ज़्यादा दिखाया हुआ है। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो यही जो वो पूरा का पूरा एरिया यही दक्कन प्लेटो होता है। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, इधर ईस्टर्न घाट्स हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक प्लेटू बनता कैसे। प्लेटू क्योंकि पहाड़ तो नहीं होता है, प्लेटू एक्चुअली में ये होता है, बस इसके आसपास का एरिया नीचा है और ये ऊपर इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक मेंटल प्लम बनेगा। मेंटल प्लम यानी कि कर्स्ट है यहाँ पर, उसके नीचे बहुत सारा मैग्मा है, इकट्ठा हो रहा है इधर की तरफ इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही कोई चीज़ इकट्ठी करेंगे आप, हीट देंगे, तो उससे क्या होता है, उससे जो कर्स्ट का हिस्सा होता है वो ऊपर से जहाँ से हीट बन रही है वो ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है, राइट। कभी भी करके देखिएगा। फिर ये जो मेंटल प्लम नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन इसी से जो प्लेटू है वो ऊपर की तरफ में दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेट 1 और प्लेट 2 की बाउंड्री भी थी तो फोल्ट का भी था। अब जैसे ये फोल्ट यहाँ पर पिघलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो हिस्सा था इससे ऊपर यहाँ पर जो मैग्मा है वो जाना शुरू कर देगा और ऊपर जाकर प्लेटू को और ऊपर बनाता रहेगा। फ्लड बेसोल्ट वगैरह या जो भी यहाँ पर निकलेगा वो बन जाएगा। फिर एक प्लेटू बन जाएगा जो कि जिसके अंदर बहुत सारा बसाल्ट होगा, मेंटल प्लम्प होगा। जहाँ पर ये है वहाँ पे एक वेल्कोनो भी बन सकती है और ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्लेटू होता है वो काम करता है। अभी क्योंकि हमने पहले भी रॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि रॉक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पर रॉक्स को ही समझेंगे। इसमें पूछा गया है, एक आंसर आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से जो रूडासियस, एरेनासियस, आर्गिलसियस, ये कौन सी टाइप ऑफ जो यहाँ पर रॉक्स है वो होती है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। अगर आपको नहीं भी पता है देन इट्स फाइन, आज याद कर लीजिएगा। आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक्स का ये भाग है। कैसे बनती हैं चलिए समझते हैं। सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर डिपोर्ट होते हैं। आइस, वाटर, विंड, ये सब जो है ये इनका ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। जैसे आपको अगर स्कूल जाना है तो आप बस में बैठ के जाएंगे, मेट्रो में बैठ के जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, वो डिपेंड करता है। तो वैसे ही आइस, वाटर, विंड, इनमें से कोई भी इनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक हिस्से से दूसरी जगह पर, और ये इस तरीके से सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स की बात करें तो एक होती है क्लासिक ट्रोथ, जिसके अंदर कोग्लोमेराट्स, पेरिकिया, सैंडस्टोन, शेल, मडस्टोन, ये सब आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक्स को। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने सैंडस्टोन कुछ देर पहले बताया था कि वो तो इग्नियस मेटामॉर्फिक में आता है। मैं बता रही हूँ सैंडस्टोन जब प्रेशर और हीट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उससे जब मार्बल मिलता है तो मार्बल यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्बल हो जाता है मेटामॉर्फिक। लेकिन ये क्या है, सेडिमेंट्री है। तो वो साइकिल को पूरा दोबारा से याद करिएगा, वैसे ही मैंने आपको समझा दिया, कोई क्वेश्चन ना रहे। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके बाद में सेडिमेंट के अंदर एवापोरेट रॉक्स भी होती हैं जो कि एवापोरेशन की वजह से बनी होती हैं, जिससे सी वाटर जब वो है वो एवापोरेट हो रहा है और उसमें से जिप्सन, हैलाइट, रॉक सोल्ट बच जा रही है। फिर कुछ कार्बोनेट रॉक्स होती हैं जो कि बेसिकली CO3 से बनती है, जिसमें केमिकल लिंचिंग होती है। ऑर्गेनिक सोर्स होते हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक रॉक्स भी होती है जो डीकम्पोजिशन की वजह से बनती हैं, जिसमें आप कोल या लिग्नाइट जैसे को देख पाते हैं। अब प्रोसेस हमें पहले ही पता है कि वेदरिंग होगी रॉक्स की, प्री एक्सिस्टिंग की, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाटर आइस के द्वारा, फिर उनका डिपोजिशन होगा कहीं पे, फिर वो कॉम्पैक्ट करेंगे, एक दूसरे के बहुत पास आएंगे। उसके बाद में सीमेंट हो जाएगी। कैसे होगी, या तो सिलिका होगा उसकी वजह से होगी। सिलिका बेसिकली किसी चीज़ को एक दूसरे के बिल्कुल पास में लाने का, इसी वजह से तो हम देख रहे हैं ना कि एसिडिक जो लावा होता है वो भी ज़्यादा
दूर तक फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि वो सीमेंटाइजेशन हो रही है, बिल्कुल पास पास में हो रहा है। फिर उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और लिथिफिकेशन के रूप में वो क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में अभी हमने जो पढ़ा रूडासियस रॉक्स, इसमें आप देख पाएंगे बेरिकिया भी दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर आप थोड़े थोड़े से और अलग तरीके के पार्टिकल्स देख पाएंगे। इसी में कॉन्ग्लोमेरेट भी है, जिसमें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर अलग छोटे छोटे रॉक्स के भाग भी दिखाई दे रहे हैं। फिर इसी के अंदर होती है एरिनासियस रॉक्स, जिसमें आप सैंडस्टोन को देखेंगे। इसी में होती है आर्गिसियस रॉक्स, जिसमें शेल को हम देख पाते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें भी आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द शेडो जोन ऑफ सेकेंडरी वेव इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्राइमरी वेव। तो अर्थक्वेक का है कि जो शेडो जोन होता है सेकेंडरी वेव्स का वो छोटा होता है प्राइमरी वेव से। स्टेटमेंट 2 कह रही है स्टेटमेंट सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर, ये लिक्विड आउटर कोर से पास नहीं कर सकती है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। अब जल्दी से हम जो है इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्चुअली इससे आगे बढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। कैसे हो जाती है चलिए समझते हैं। अर्थक्वेक जो होते हैं वो सिस्मोग्राफ्स के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कितनी दूर कहाँ पर वो आए हैं। हाउएवर उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरिया है जो रिपोर्ट नहीं होता है, उसी को शेडो जोन बोला जाता है। शेडो क्या होती है, परछाई, जहाँ पर सूर्य की जो किरणें वो नहीं पहुंच रही। वैसे ही जैसे अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ के अंदर जिन हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती है उसको हम शेडो जोन बोलते हैं। अब ये डायग्राम से भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ये क्या है। यहाँ से P एंड S वेव्स निकल रही हैं, सरफेस वेव्स ऊपर की तरफ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आते ही जो आपकी जो वेव्स हैं वो कुछ वेव्स रुक जा रही हैं तो वो यहाँ तक नहीं आ पा रही है। फिर लिक्विड कोर में आती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से भी यहाँ पर नहीं आती है। तो दो जगह पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें शेडो जोन दिख रहा है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स लिक्विड के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रही है यहाँ पर। तो इस वजह से हम क्या देखेंगे कि सेकेंडरी वेव्स वैसे ही नहीं आ सकती। और जो यहाँ पर प्राइमरी वेव्स होती हैं जो कि लिक्विड और जो एयर है और जो आपका सॉलिड है उन तीनों में से पास कर सकती है, वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने की वजह से जैसे लिक्विड में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ भाग को यहाँ पर छोड़ देती है और यही भाग होता है जो हमें शेडो जोन के नाम से जाना जाता है। अब ये भाग कौन सा है, 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री का पार्ट जो होता है वहाँ पर हम अर्थ के अंदर नहीं देख पाते। जहाँ पर भी एपी सेंटर होगा और जैसे आप उसको 360 डिग्री में घुमाएंगे, क्योंकि 360 डिग्री में वेव्स जा रही हैं, तो उस 360 डिग्री में 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में हमें हमेशा जो है वो क्या दिखाई देता है, वो दिखाई देता है शेडो जोन। अब इधर की तरफ भी आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है, 150 डिग्री से लेकर यहाँ पर भी 105 डिग्री से लेकर यहाँ पर भी 140 डिग्री तक का है। तो ये हम ईस्ट और वेस्ट में से माप सकते हैं। सारा का सारा रीजन इसका यही है कि यहाँ पर जैसे ही लिक्विड में आती है तो रिफ्लेक्ट कर, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ तक बिल्कुल सीधी जा रही थी ये वेव्स, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड में आई वैसे ही ये क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। तो यही इसका कारण है मेनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है इंडियन प्लेट के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंडियन प्लेट। आपको करेक्ट आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट है, इंक्लूड द इंडियन ओशन एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ भाग है और इंडियन ओशन का भी भाग है। दूसरा, ये सबडक्शन जोन है और ये कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट होकर डाइवर्ज हो रही हैं प्लेट्स, ये इस तरीके से बात कर रही हैं। तो डाइवर्जन क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही हो। तीसरा कह रहा है कि इट एक्सटेंड थ्रू रनिकोयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड आइलैंड आर्क ऑफ जावा ट्रेंच। तो जल्दी से मुझे जो है आप लोगों को इसका आंसर बता देना है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन बी, ओनली 2। कैसे ओनली 2 हो जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो इंडियन प्लेट है वो एक्चुअली में उसके अंदर पेनिनसुलर इंडिया भी आता है, इंडियन ओशन भी आता है और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका भी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक पोर्शन सब आते हैं। ईस्ट की तरफ जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे तो रनिकोयोमा माउंटेन जो है वो भी यहाँ पर आइलैंड आर्क ऑफ जावा ट्रेंच तक हमें दिखाई देती है इस प्लेट के अंदर में। अब ये प्लेट कहाँ है वो मैं आपको थ्रू
फ़ोटो और जो इमेजेस वगैरह उसके थ्रू समझाऊंगी। लेकिन जो ईस्टर्न मार्जिन है वो हम देखते हैं कि ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लेकर और जो सदर्न वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ तक जाता है। और जो वेस्टर्न मार्जिन है इस प्लेट का, उसमें हम किरतार माउंटेन पाकिस्तान को देख पाते हैं, और जो कि यहाँ पर मकराना कोस्ट है वहाँ तक फैला होता है, और स्प्रेडिंग साइट हम रेड सी को देख पाएंगे इसके अंदर। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमें सबडक्शन जोन नहीं दिखाई देता है, सबमर्ज जोन नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दोनों प्लेट जो है वो डाइवर्ज करने की बजाय क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं। और कन्वर्जेशन का क्या सीधा सा मतलब यहाँ पर है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय की क्या हुई है? फॉर्मेशन हुई है। आसान सवाल था। अब देखिए अलग अलग प्लेट्स को, पहले भी हमने प्लेट देखी, यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ है, यहाँ हम इंडियन प्लेट को देख पाएंगे। इसके बाद में अरेबियन प्लेट यहाँ पर है, सदर्न अमेरिकन प्लेट है, नकाजा प्लेट है जो कि पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में आती है, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। तो कुछ माइनर प्लेट्स है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सवाल इनसे 1-2 जवाब प्रीलिम्स में आ सकता है। इंडिया की बात करें तो कन्वर्ज कैसे कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि 71 मिलियन ईयर अगो हम देख पाएंगे इंडिया जो था वो इक्वेटर से नीचे होता था। धीरे धीरे 55 मिलियन सालों में इंडिया जो है वो अपनी शेप बदल कर थोड़ा और आगे जा रहा है, फिर 38 मिलियन साल पहले और ऊपर पहुंच जाता है, 10 मिलियन ईयर हो गए, बिल्कुल जाके यूरेशियन प्लेट से क्या करता है? टकरा जाता है, जिसकी वजह से हिमालय की जो है फॉर्मेशन होती है। और हिमालय जो है वो आजकल के सबसे यंगेस्ट माउंटेन में जाना जाता है, यानी सबसे छोटा माउंटेन। छोटा इन द सेंस कि बड़ा तो है लेकिन उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी जो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे को और ज़्यादा यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो टारगेट है वो लगाए हुए हैं, लेकिन वो सबसे नया है। ठीक है, अरावली जैसे पहाड़ काफ़ी पुराने हैं, ये सबसे नया पहाड़ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्लायास के बारे में। प्लायास जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। इसमें से आपको एक बताना है कि इसका क्या मतलब है। लैंडफॉर्म्स है ये, थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेंस के साथ में बना हुआ है। दूसरा है शैलो डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन द वेदर्ड मेंटल गेट्स ब्लोन आउट बाय विंड, यानी कि छोटे छोटे ऐसे डिप्रेशन छोटे छोटे से बन जा रहे हैं, जो भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो मेंटल था और जो इसके ऊपर जो वेदर्ड वगैरह जो भी था वो क्या हो जा रहा है? वो यहाँ से उड़ के चला गया है विंड की वजह से। तीसरा है ये शैलो लेक्स होती हैं जो कि डेजर्ट के इंटीरियर में पाई जाती हैं। फोर्थ है यहाँ पर रेसिस्टेंट रॉक्स हैं, जो कि जो रॉक्स हैं उनके द्वारा पीछे छोड़ दी गई है जब उनको रनिंग वाटर ने जितना भी इरोजन किया होगा, काटा होगा। आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन सी। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे नाम्स भी है एक्चुअली में। देखिए हम देखते हैं डेजर्ट की ये लैंडफॉर्म तो है, यानी कि रेगिस्तान में बनता है। इसमें पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, प्लायाज, डिफ्लेशन, केव्स, ये सब बनते हैं विंड की वजह से, हवा की वजह से। प्लेन जो होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनिएंट लैंडफॉर्म होता है डेजर्ट के अंदर में। बेसिन जिसमें माउंटेन वगैरह, हिल वगैरह है, ड्रेनेज जो होती है वो सेंटर से बेसिन की तरफ में हो रही है, ग्रेजुअल डिपोजिशन होता रहता है सेडिमेंट्स का, तो ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्लायास की, तो हम देख पाते हैं कि प्लायास क्या होते हैं? वो वाटर की वजह से बने होते हैं। शैलो वाटर बॉडी होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं तो क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होगा, डेजर्ट है, गर्मी ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा सलाइन भी होती है, सोल्टी होती है, नमक बहुत होता है। गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट हम यहाँ पर देख पाते हैं इनके अंदर। तो सोल्टी ये क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। सलाइन का लेवल इनका थोड़ा सा बड़ा होगा। शैलो होंगी, ये ज़्यादा डीप नहीं मिलेंगी आपको। ये सब कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सवाल है, बहुत ही। पूछ रहा है कि वेदरिंग के प्रोसेस के अंदर में जब रेड कलर जो आयरन का है वो ग्रीनिश हो जाता है या ब्लूइश ग्रो हो जाता है, तो वो किस वजह से, कौन सी केमिकल वेदरिंग की वजह से होता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर जो है आप बता दीजिए। तो बहुत ईजी है, हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिडक्शन की वजह से। कैसे होगा चलिए समझते हैं। कंसेप्चुअल था, वेदरिंग के अंदर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का किसी मिनरल के साथ में मिल जाना। जब ऑक्सीजन किसी मिनरल के साथ में मिलती है, ऑक्साइड करती है, या फिर पानी के साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो किसी मिनरल के साथ में मिलता है, तो उसको हाइड्रो ऑक्साइड भी बोला जाता है।
ऑक्सीडेशन जब होती है तो हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है या ऑक्सीनेटेड वाटर है वो मिनरल को यहाँ पर इन्वॉल्व करता है, आयरन वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, सल्फर वगैरह, तो उसके अंदर हमें सिल्वर कलर दिखाई देता है। लड़कियाँ इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। जैसे ही आयरन के साथ में ऑक्सीडाइजेशन होता है तो आपकी जो सिल्वर काइंड ऑफ की ज्वेलरी होती हैं, जो इयररिंग्स वगैरह आते हैं, ऑक्साइड इयररिंग्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल में, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि उसका कलर जो होगा वो ग्रीनिश तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सिल्वरिश बनेगा। तो ऑक्सीडेशन तो वैसे ही कट जा रहा है। अब हम देखते हैं 3 हमारे पास ऑप्शन और बचे हैं, इसको भी समझते हैं। तो फिर यहाँ पर हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन में भी क्योंकि ऑक्सीजन होती है तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जा रहा है। 50-50 पे हमारा जो MCQ है वो फिलहाल आ रहा है। अब कार्बनाइजेशन में क्या होता है, चलिए उसमें भी समझते हैं। जो येलो होता है या ब्राउन कलर निकल के आता है जब ऑक्साइड मिनरल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, उन कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिडक्शन होता है, यानी वहाँ पर जो मिनरल्स थे उसके अंदर तो ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन के साथ में अब उनका क्या हो रहा है, कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने की वजह से फिर क्या होगा कि यूजुअली जो वाटर टेबल बहुत नीचे की तरफ होता है जहाँ पर ऑक्सीजन बनी नहीं होती है, या कोई स्टेगनेंट वाटर खड़ा हुआ है, वाटर लॉक्ड हो गया, उसमें पानी नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो आयरन था ना रेड कलर का, वो धीरे धीरे रिडक्ट होकर ग्रीनिश या ब्लूइश ग्रे हो जाता है। तो आप इसको एल्गई से भी थोड़ा बहुत मिलाकर याद रख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जो है इंटरलिंक्ड यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसी वजह से आपको जो ये आंसर है ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, कर रहा है सरफेस वेव्स की। तो आज जो आपका अर्थक्वेक है उसको पूरे तरीके से आप समझ ही पाएंगे। तो सरफेस वेव्स के बारे में पूछ रहा है, इनमें से करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट है रेलिक वेव्स आर द सरफेस वेव्स दैट मूव्स इन एन एलिप्टिकल मोशन प्रोड्यूसिंग बोथ अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यानी कि ऐसी वेव्स हैं जो वर्टिकल भी जाती हैं, हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं, जिस भी डायरेक्शन में जा रही हैं वैसे दोनों तरफ से वो जा सकती हैं और वहाँ पर मोशन को बनाती हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है लव वेव्स आर द सरफेस वेव्स दैट मूव पैरेलल टू अर्थ सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। यानी कि क्या कर रही हैं कि अर्थ के तो पैरेलल जा रही हैं जहाँ पर भी इनको जाना है, और जहाँ पर वेव्स को जाना है उसके परपेंडिकुलर में भी चली जाती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ठीक है, आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि रेलिक वेव्स जो होती हैं वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एक लॉर्ड रेलिंग, उनके नाम पे रखी गई, और ये एक प्रकार की ऐसी सरफेस वेव्स होती हैं जो ट्रैवल करती हैं फ्री सरफेस में, और ख़ास करके अर्थ के ऊपर ही क्योंकि ये है तो फ्री जो एरिया होता है वहाँ पर करेंगी। इनमें एक रोलिंग मोशन होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा रोल करती हुई ऐसे आगे बढ़ती है, जैसे वेव्स को आपने देखा होगा। तो वेव्स की तरह हम इसको देख पाते हैं। इनके अंदर एलिप्टिकल मोशन यानी वही वेव्स को करने वाला रोलिंग मोशन, वो यही दिखाता है कि ये जो है ये दोनों तरह ही वेव्स कर सकती हैं। ऊपर की तरफ भी ऐसे करते हुए चली जाएंगी और वर्टिकल भी इसी प्रकार से जो वेव्स हैं ये बनती हुई चली जाती हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। लव वेव्स जो कि सरफेस वेव्स के ऊपर ही यहाँ पर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन से जिनका नाम था E.H. लव, उनके नाम पर रखा गया था, और उन्होंने क्योंकि इनकी खोज भी की थी। तो ये अदर टाइप की सरफेस वेव्स है, लेकिन ये रेलिक वेव्स की तरह नहीं होती है। ये या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगी या परपेंडिकुलर जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जाती है, इनमें कोई ऐसा बेसिकली वेव प्रोपगेशन नहीं होता है। तो यही है कि ये साइड टू साइड शेकिंग जब अर्थक्वेक होता है तो उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ठीक हो जाता है इस कारणों की वजह से। अब इसी में आप देखेंगे अगर लव वेव्स जो है वो कैसे जा रही हैं, यहाँ पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर, या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही हैं, सीधी जा रही है। वेव्स बेसिक आपको दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये या तो ऐसे आ रही है या वैसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है फिर वैसे जा रही है, परपेंडिकुलर चल रही है। और रेलिक वेव्स जो है वो आप देखिए कैसे वो यहाँ पर ऐसे घूम घूम कर वेव्स का पैटर्न बना रहा है। खैर यहीं पे आज की जो हमारी वीडियो है, आपका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जा रहा है। अगर कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं जल्दी से मुझे वो बताइएगा, और पढ़ते रहिए। अगर 50% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस लगे रहिए, रुकिएगा मत। और खैर
आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे और टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से अपने टारगेट्स को पूरा करके आइएगा। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पे मेरे साथ बना हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जो भी अच्छा बुरा जो भी लगा फीडबैक दे दीजिए। और चलिए, ऑल द बेस्ट।